नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉ के एक ऐसे एजेंट के बारे में जो हनी ट्रैप का शिकार हुआ। उसके बाद उसने भारत देश के साथ गद्दारी करी। तो दोस्तों, जिन लोगों को हनी ट्रैप का मतलब नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी लड़की का यूज करके किसी भी एजेंट को फंसाना हनी ट्रैप कहलाता है। इस वीडियो में आगे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हनी ट्रैप क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर एक देश की अपनी एक खुफिया एजेंसी होती हैं और ये एजेंसियां क्या करती हैं, दूसरे देशों में अपने जासूस भेजती हैं और सारी चीजों का पता लगाती हैं कि कोई देश हमारे देश के खिलाफ कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। उसी तरीके से भारत की भी अपनी दो खुफिया एजेंसी हैं, एक है रॉ, दूसरी है आईबी। रॉ का काम क्या है कि भारत देश के बाहर दूसरे देश क्या प्लानिंग कर रहे हैं उस चीज का पता लगाना रॉ का काम है। और वहीं दूसरी तरफ आईबी का क्या काम है कि भारत देश के अंदर लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कहाँ पे क्या दंगा होने वाला है या फिर कोई ऐसा ग्रुप तो नहीं बन रहा है जो भारत को डिवाइड करना चाहता हो। इन सारी चीजों का पता लगाना, इन सारी चीजों के बारे में पता लगाना आईबी का काम होता है। और आईबी और रॉ जो अपने एजेंट होते हैं वो अलग अलग तरीके से भर्ती लेते हैं। यहाँ पे ना रॉ कोई भी ऐसी वैकेंसी निकालती है और ना ही आईबी कोई ऐसी वैकेंसी निकालती है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर के उनके एग्जाम को क्लियर करके आईबी या रॉ में भर्ती हो जाओ। ऐसी कोई वैकेंसी रॉ और आईबी नहीं निकालती। इसकी बजाय रॉ और आईबी क्या करती हैं कि जितने भी हमारे मिलिट्री के ऑफिसर हैं या आईएएस हैं या आईपीएस हैं, इनके ऊपर नजर रखती है रॉ और आईबी। उसके बाद क्या होता है कि अगर रॉ वालों को ये लगता है कि ये बंदा रॉ में भर्ती होने लायक है, तो उसके ऊपर कई सालों तक अच्छे तरीके से नजर रखा जाता है। उसके सर्विस के ऊपर नजर रखा जाता है, वो किस बंदे से बात कर रहा है, क्या उसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं, क्या कोई वो गलत काम कर रहा है कि नहीं। इन सारी चीजों को 2-3 सालों तक अच्छे से नजर रखा जाता है। इसके बाद फिर रॉ के अधिकारी उस बंदे से जाके मिलते हैं, उस बंदे का इंटरव्यू लिया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद फिर उसको रॉ में भर्ती लिया जाता है। इस तरीके से रॉ के एजेंट भर्ती लिए जाते हैं। तो दोस्तों, उसी तरीके से 1981 में एक आईपीएस काम करता था केरल में। उस आईपीएस का नाम था केबी उन्नी कृष्णन। तो दोस्तों, केबी उन्नी कृष्णन केरल का रहने वाला था और केरल में आईपीएस था। तो दोस्तों, क्या होता है, ये रिटायर होने वाले थे, मतलब 5-10 साल बाकी थे रिटायर होने में। उसी टाइम क्या होता है, रॉ के अधिकारियों की नजर केबी उन्नीन कृष्णन पे पड़ती है और कुछ सालों तक रॉ के अधिकारी केवी उन्नीन कृष्णन पर नजर रखते हैं और उनके सर्विस को अच्छे तरीके से देखते हैं। जब रॉ के अधिकारियों को लगता है कि केवी उन्नीन कृष्णन अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो रॉ के अधिकारी केवी उन्नीन कृष्णन के पास जाते हैं और उनको रॉ में भर्ती होने के लिए ऑफर देते हैं। केवी उन्नीन कृष्णन इस चीज के लिए मान जाते हैं और रॉ में भर्ती हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, केवी उन्नीन कृष्णन को श्रीलंका भेजा जाता है। श्रीलंका में कोलंबो के अंदर भारत का एक दूतावास होता है। दूतावास मतलब एम्बेसी, वहां पे जॉब करने के लिए उनको भेजा जाता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जितने भी ये रॉ के एजेंट होते हैं, ये इनको कभी भी ऑफिशियली ये नहीं बोला जाता कि ये हमारे एजेंट हैं। उनको किसी न किसी तरीके से दूसरी जॉब देके दूसरे देशों में भेजा जाता है, जैसे कि एम्बेसी के अंदर। उसी तरीके से केवी उन्नीन कृष्णन को भी श्रीलंका के अंदर जो भारतीय एम्बेसी है वहां पे जॉब करने के लिए भेजा जाता है और उनको कुछ टारगेट दिए जाते हैं श्रीलंका में जाके पूरा करने के लिए। जैसे कि श्रीलंका में एक ग्रुप बन रहा था, उस ग्रुप का नाम था एलटीटीई। एलटीटीई का फुल फॉर्म था लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। तो दोस्तों, जो ये एलटीटी ग्रुप थी, ये श्रीलंका के अंदर श्रीलंका गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि श्रीलंका भारत के बिल्कुल करीब है, तो जो भी चीजें श्रीलंका में होती हैं तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट भारत में पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में भी तमिल बहुत ज्यादा रहते हैं और तमिलनाडु में और भारत के कई और इलाकों में भी तमिल बहुत सारे रहते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि श्रीलंका में अगर कोई भी चीज होती है तो उसका इफेक्ट भारत में भी पड़ता है। इसलिए श्रीलंका में एलटीटी पे नजर रखने के लिए केवी उन्नीन कृष्णन को कोलंबो भेजा जाता है और काफी टाइम तक
केवी उन्नीन कृष्णन श्रीलंका के कोलंबो में काम करते हैं और एलटीटी ग्रुप पे नजर रखते हैं। तो दोस्तों उसी टाइम क्या होता है, केवी उन्नीन कृष्णन की मुलाकात एक और अमेरिकन दूतावास में काम करने वाले, मतलब एम्बेसी में काम करने वाले बंदे से होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर एक देश में हर एक देश की एम्बेसी होती है, उसी तरीके से जैसे श्रीलंका में भारत की एम्बेसी थी, उसी तरीके से श्रीलंका के अंदर अमेरिका की भी एम्बेसी थी और हर एक एम्बेसी वाले एक दूसरे को जानते हैं। तो केवी उन्नी कृष्णन की मुलाकात अमेरिका के एम्बेसी में काम करने वाले एक बंदे से होती है और केवी उन्नीन कृष्णन की जो दोस्ती है उस बंदे से काफी अच्छे से हो जाती है, मतलब काफी वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और दोस्त इस तरीके से बनते हैं कि जब भी ये लोग खाली होते हैं तो खाली टाइम में ये अलग अलग जगह पे घूमने जाते हैं, क्लब में जाते हैं, डांस करते हैं, दारू पीते हैं। इसके अलावा इनके कुछ और शौक होते हैं कि दूसरी लड़कियों के साथ ये अपनी रात स्पेंड करते हैं, नाइट स्पेंड करते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि जितने भी बुरे काम ये लोग आपस में दोस्ती के तौर पे कर सकते थे, ये दोनों काफी सालों तक करते हैं। मतलब करीब करीब 1985 तक केवी उन्नीन कृष्णन उस अमेरिकन फ्रेंड के साथ एंजॉय करते हैं और लड़कियों के साथ घूमते फिरते हैं, साथ ही साथ अपनी जॉब भी अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। तो जब केवी उन्नीन कृष्णन एलटीटी की सारी इंफॉर्मेशन भारत को दे रहे होते हैं तो उस टाइम भारत का उससे काफी फायदा भी हो रहा होता है और उस टाइम भारत में राजीव गांधी की सरकार थी। और इसके बाद क्या होता है, जब केवी उन्नीन कृष्णन का काम श्रीलंका में कंप्लीट हो जाता है, जो भी उनको टारगेट दिया गया था, तो उनको दिल्ली वापस बुला लिया जाता है। और फिर इसके बाद दिल्ली बुलाने के बाद उनको एक नया काम दिया जाता है कि उनको चेन्नई भेजा जाता है। और चेन्नई किस लिए भेजा जाता है कि श्रीलंका में भारत की एक टास्क फोर्स भेजी जाने वाली थी। उस टास्क फोर्स का नाम था पीस टास्क फोर्स, या फिर हम कह सकते हैं कि शांति दूत, ऐसा कुछ नाम था। तो उस टास्क फोर्स को श्रीलंका में भेजा जाना था और केवी उन्नीन कृष्णन को श्रीलंका के बारे में काफी जानकारी थी, उनको तमिल भी आती थी। तो केवी उन्नीन कृष्णन का काम था उस टास्क फोर्स के साथ कोऑर्डिनेशन का काम, या फिर उस टास्क फोर्स के लोगों को ये बताना कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है श्रीलंका के अंदर, किस ग्रुप को कहाँ कहाँ पे अपनी ड्यूटी देनी है। मतलब उस टास्क फोर्स में जितनी भी सारी चीजें होनी थी उसकी सारी जिम्मेदारी केवी उन्नीन कृष्णन के पास थी। तो इसके लिए वो चेन्नई, या फिर हम कह सकते हैं उस टाइम चेन्नई को मद्रास बोला जाता था, वहां पे भेजा जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जब केवी उन्नीन कृष्णन मद्रास पहुंच जाते हैं तो उनके पास एक कॉल आती है, एक लड़की की कॉल। तो उस टाइम केवी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिर एक लड़की के पास उनका नंबर कैसे गया। तो वो लड़की उनसे बोलती है, हेलो केवी, कैसे हो, मुझे आपसे बात करनी है, आपसे मुलाकात करनी है। तो केवी पूछते हैं कि आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया। तो लड़की बोलती है कि मैं पैन अमेरिकन एयरवेज में एक होस्टेस का काम करती हूँ और मुझे आपका नंबर, आपका जो श्रीलंका में एक अमेरिकन एम्बेसी वाला दोस्त था, उसने आपका नंबर दिया है। इसके बाद केवी बोलते हैं ओके। फिर केवी क्या करते हैं, उस अपने दोस्त के पास कॉल करते हैं। तो जो उनका वो दोस्त होता है वो बोलता है, हाँ मैंने ही उस लड़की को नंबर दिया है, अगर तुम्हें उसके साथ बातचीत करनी है, एंजॉय करना है, तो आप उनसे बातचीत कर सकते हो। तो केवी बोलते हैं ठीक है। फिर केवी की धीरे धीरे उस लड़की से बातचीत होने लग जाती है। तो वो लड़की एक बार केवी से बोलती है कि मैं मुंबई आई हुई हूँ, क्योंकि मेरी जो फ्लाइट थी वो मुंबई तक थी, तो यहाँ मैं 2-3 दिन तक रुकूंगी, अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप आ सकते हो। तो केवी क्या करते हैं, वो मद्रास से फ्लाइट लेके मुंबई पहुंच जाते हैं। वहां पे वो उस लड़की से मिलते हैं, होटल में 2 दिन तक रहते हैं और अच्छे से एंजॉय करते हैं और फिर दोबारा मद्रास आ जाते हैं। और ये चीजें काफी टाइम तक चलती रहती है। वहीं दूसरी तरफ केवी अपनी जिम्मेदारी को भी अच्छे से कर रहे थे, मतलब जो टास्क फोर्स का काम था उसको वो सारा चीज अच्छे से हैंडल कर रहे थे। तो दोस्तों ऐसे कर करके धीरे धीरे 2 महीने 3 महीने निकल गए और केवी की बात उस लड़की से बीच बीच में होती रहती थी। एक दिन लड़की ने केवी से बोला कि जो मेरी फ्लाइट है वो सिंगापुर की है, मैं सिंगापुर जा रही हूँ और मुझे अपने फ्लाइट की तरफ से कुछ टिकट मिले हुए हैं होटल में घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, और मेरे पास अभी कोई फ्रेंड तो है नहीं, आप मेरे एक फ्रेंड हो, तो आप
आना चाहते हो तो सिंगापुर आ सकते हो और हम दोनों अच्छे से यहाँ पे कुछ दिन तक एंजॉय करेंगे, और जो भी पैसे लगेंगे वो बिल्कुल मेरी तरफ से होंगे और मेरे एयरवेज की तरफ से होंगे, मतलब मेरी फ्लाइट वालों की तरफ से होंगे, आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो केवी सोचते हैं सही है भाई, आराम से एंजॉय हो जाएगा। कीवी क्या करते हैं, सिंगापुर पहुंच जाते हैं और उस लड़की के साथ करीब 5-6 दिन तक एंजॉय करते हैं, होटल में रहते हैं, फुल मस्ती करते हैं और दोबारा अपने उस ड्यूटी के लिए आ जाते हैं चेन्नई में, या फिर हम कह सकते हैं मद्रास में। मद्रास में काफी टाइम तक वो काम करते हैं और फिर दोबारा उनकी ड्यूटी दिल्ली आ जाती है, अपने काम को मतलब कंप्लीट कर देते हैं और दिल्ली आ जाते हैं। तो एक शाम क्या होता है, उस एम्बेसी वाले अमेरिकन फ्रेंड की कॉल केवी के पास आती है। तो केवी उससे बातचीत करते हैं। तो जो वो अमेरिकन फ्रेंड होता है वो क्या करता है, केवी को बुलाता है अपने पास, बोलता है आ जाओ यार बात करते हैं, मुझे आपको कुछ चीजें दिखानी है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं। तो केवी उससे मिलने के लिए चले जाते हैं उसके पास। तो दोस्तों वहां पे कुछ देर तक दोनों बातचीत करते हैं। उसके बाद जो अमेरिकन फ्रेंड होता है वो केवी को एक लिफाफा देता है। जैसे ही केवी लिफाफा खोलते हैं तो उसमें बहुत सारी फोटोज होती हैं। तो दोस्तों उसमें केवी की बहुत सारी फोटोज होती हैं अलग अलग लड़कियों के साथ। तो दोस्तों जो अमेरिकन एम्बेसी वाला बंदा था उसने 4-5 सालों तक जितनी भी लड़कियों के साथ केवी ने एंजॉय किया था उन सारी लड़कियों के साथ फोटो ले रखी थी उस बंदे ने। और उस बंदे ने साफ केवी से बोला कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो इन सारी फोटोज को आपके जो मीडिया में सर्कुलेट कर दिया जाएगा और आपकी वाइफ के पास भेज दिया जाएगा, आपके हेडक्वार्टर में भेज दिया जाएगा, उसके बाद की सारी जिम्मेदारी आपकी है। तो केवी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। केवी बोलते हैं कि मुझे क्या करना पड़ेगा। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि मैं CIA का एक एजेंट हूं जो कि 3-4 सालों तक तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा था और तुम्हें फंसाने के लिए मैंने ये सारी चीजें करी, 4-5 सालों तक तुम्हारे ऊपर ये जाल बुना गया। ये सारी बातें सुनकर के भी और भी ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद जो वो बंदा होता है CIA का एजेंट, वो केवी से बोलता है कि तुम अभी फिलहाल श्रीलंका में जासूसी का काम कर रहे हो और तुम जो इंडियन टास्क पीस फोर्स है उसको भी तुम हेड कर रहे हो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जितनी भी श्रीलंका से रिलेटेड जो तुम्हारे पास जानकारी है वो हमारे पास भेजनी है। तो केवी मान जाते हैं और केवी धीरे धीरे करके सारी जानकारी CIA के उस एजेंट को दे रहे होते हैं। तो दोस्तों ऐसे करके कुछ महीने निकल जाते हैं। एक बार क्या होता है कि श्रीलंका और भारत में कई सारी मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि जो भारत है वो श्रीलंका की मदद करने के लिए, मतलब जो LTT ग्रुप बना था श्रीलंका में, उसके खिलाफ भारत बहुत सारे टास्क फोर्स श्रीलंका की मदद करने के लिए भेजता है। तो उसके लिए भारत और श्रीलंका में बहुत सारी मीटिंग्स हो रही थी। तो एक बार क्या होता है, एक मीटिंग हो रही थी, तो जो भारत के एजेंट थे, जो भारत के लोग थे, वो श्रीलंका को बता रहे थे कि जो हमारी इंडियन टास्क फोर्स है वो श्रीलंका में कहाँ कहाँ रहेगी और कैसे श्रीलंका की मदद करेगी। भारत के लोग ये चीजें बताने वाले थे, तभी श्रीलंका का एक अधिकारी खुद ही सारी चीजें बता देता है कि तुम लोग कहाँ कहाँ अपने सैनिक रखने वाले हो। जैसे ही ये सारी चीजें इंडिया के लोग सुनते हैं, इंडिया के अधिकारी सुनते हैं, वो दंग रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतनी खुफिया जानकारी इनके पास पहले से कैसे आई। इसके बाद क्या होता है, रॉ के सारे जो अधिकारी होते हैं बड़े बड़े लेवल के, वो एक्टिव हो जाते हैं और सभी लोगों पे नजर रखना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, जितने भी एजेंट थे श्रीलंका में तैनात थे या कहीं भी आसपास तैनात थे, उन सारे एजेंट की कॉल रिकॉर्डिंग होने लगती है, उन सारे एजेंट की हरकतों पे नजर रखा जाता है। और फिर एक दिन क्या होता है, केवी जो थे वो कोई डॉक्यूमेंट्स क्या कर रहे थे, वो श्रीलंका के उस CIA अधिकारी के पास भेज रहे थे और जो हमारे रॉ अधिकारी थे इस चीज का पता लगा लेते हैं और केवी को रंगे हाथों पकड़ा जाता है और केवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों जब केवी को गिरफ्तार किया जाता है तो इस चीज की खबर किसी के पास नहीं थी। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जब अधिकारी लोग जांच करते हैं कि आखिर केवी के साथ और कौन कौन मिला था और केवी कैसे CIA के उस एजेंट के संपर्क में आए, तो दोस्तों ये सारी चीजें पूछताछ होने के बाद पता लगती है कि श्रीलंका की एम्बेसी में CIA का एक एजेंट काम करता है। तो जो इंडिया के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि उस एजेंट के साथ पूछताछ करें। जब श्रीलंका में भारत की टीम पहुंचती है उस CIA के एजेंट से पूछताछ करने के लिए,
तो पता चलता है कि वहां पे कोई एजेंट नहीं है, क्योंकि उस एजेंट को पहले ही भनक लग गई थी कि शायद केवी पकड़े जाने वाले हैं, तो इसलिए वो एजेंट श्रीलंका छोड़ के अमेरिका भाग जाता है। और फिर इसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो अमेरिका की एम्बेसी में और अमेरिका के जो अधिकारी होते हैं उनके पास नोटिस भेजती है कि आपका बंदा ऐसे ऐसे उसने हमारे बंदे के साथ फ्रॉड किया है, या फिर हम कह सकते हैं अपने जाल में फंसाया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी देश इन सारी चीजों को नहीं मानता कि उनका एजेंट किसी दूसरे एजेंट को फंसा रहा है या कुछ भी ऐसी हरकत कर रहा है, उसी तरीके से अमेरिका भी इस बात को नहीं मानता। इसके बाद केवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। केवी के ऊपर केस चलता है, करीब 1 से 1.5 साल तक केस चलता है, लेकिन केवी के खिलाफ कोर्ट में बहुत भारी कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता, जिसकी वजह से 1 साल बाद केवी को छोड़ दिया जाता है, लेकिन केवी को रॉ से निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से भारत का एक एजेंट हनी ट्रैप में फंस गया था। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो हनी ट्रैप होता है ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होता है किसी भी एजेंट को फंसाने के लिए। उसके बाद रॉ में एक रूल बन गया कि किसी भी जो रॉ के एजेंट हैं उन्हीं एजेंट को देश से बाहर भेजा जाएगा जो शादीशुदा होंगे, क्योंकि जो शादीशुदा वाले एजेंट होंगे उनके हनी ट्रैप में फंसने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। इस तरीके से भारत का ये पहला अधिकारी बना जो हनी ट्रैप में फंसा। उसके बाद भारत के और भी कई सारे अधिकारी थे जो हनी ट्रैप में फंसे, और इस तरीके से एक देश दूसरे देश के अधिकारी को हनी ट्रैप में फंसाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी और कहानियां सुनाऊं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।